नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुश्ताक आमिर। असर टाइम्स के वर्ल्ड न्यूज़ के इस ख़ास प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। आज हम एक बार फिर मशरिक़ वस्ता यानी मिडिल ईस्ट के मौजूदा जो सूरत हाल है उस पर हम बात करेंगे और इस गुफ्तगू में एक बार फिर मशरिक़ वस्ता के उमूर के माहिर जनाब शौकत आबिदी साहब, जिनको उर्फ़ आम में हम शौकत भारती के नाम से जानते हैं और जिनसे बारहा आपने मिडिल ईस्ट के हालात का तज्ज़िया समात फरमाया है, आज फिर मौजूदा सूरत हाल पर हम उनसे बात करेंगे कि इस वक्त मिडिल ईस्ट के क्या हालात हैं, किस रुख पर वहाँ का की जो जंग है किस रुख पर जा रही है, क्या सियासत है, किस तरह की सिफारतकारी है और किस तरह वहाँ पर इसराइल और अमेरिका की जो जारहियत है वो दूसरे ममालिक तक वो फैलती जा रही है। हम इस सूरत हाल पर और आने वाले दिनों में उसका क्या असरात उसके हो सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे जनाब शौकत आबिदी साहब से। शौकत साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है जी आपका इस प्रोग्राम में। शुक्रिया जनाब। लगातार आपकी निगाह इस पूरे मामले पर है जी। और इस वक्त जो जंग का फैलाव है वो बहुत तशवीशनाक हद तक फैल गया है और इसमें बात अब अरब ममालिक तक नहीं रही, बल्कि जिस तरह से यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपर्स को निशाना बनाया गया है इसराइल की तरफ से, उसकी जारहियत जिस तरह से फैल रही है, क्या आपको ये लगता है कि आने वाले दिनों में ये जंग काबू से बाहर होती जाएगी? जी, बहुत अच्छा सवाल है जनाब मुश्ताक आमिर साहब। देखिए, एक तरफ ईरान और प्रॉक्सीज़ हैं जो किसी भी हाल में इस जंग को बढ़ाना नहीं चाहती और उनका सिर्फ एक ही मकसद ये है कि गज़ा के ऊपर जो होने वाला जुल्म है वो रुक जाए और इज़राइल की जो आर्मी है वो वहाँ से विड्रॉ कर ले और जो यूनाइटेड नेशन के मुताबिक जो जिसको जगह दी गई है वो वहाँ के ऊपर चली जाए। ये मुतालबा ईरान का भी है, ये मुतालबा इराक़ी रेजिस्टेंस ऑफ इराक़ का भी है, ये मुतालबा लेबनान का भी है, हिज़्बुल्लाह का भी है और यही मुतालबा यमन का भी है। और ये छिपा नहीं है बल्कि सब लोग जान रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका और इज़राइल जो है वो तेज़ी से जंग को आगे बढ़ाते चले जा रहा है। आप देखिए कि ये जो भी आपने बात की लेटेस्ट डेवलपमेंट, जिसका जिक्र अभी यूनाइटेड नेशन के अंदर भी हो रहा है, कि कल भी यूनाइटेड नेशन की जो पीस कीपिंग फोर्स थी, कल भी उस पर अटैक किया। पहले उनको वार्निंग दी, 2-4 दिन पहले उनको वार्निंग दी और उन्होंने कहा कि हम जिस पॉइंट के ऊपर हैं उनसे हटेंगे नहीं। यानी यूनाइटेड नेशन ने जो उनको प्लेस अलॉट किया है वहाँ से हटने की कौन बात कर रहा है? इज़राइल की आर्मी कह रही है। और जब नहीं हटे तो उन्होंने कल अटैक कर दिया और कल अटैक के बाद बाकायदा तौर के ऊपर इटली के अंदर इज़राइल के एम्बेसडर को समन किया गया, आयरलैंड वालों ने जो उनको समन किया, उसके बावजूद आज फिर अटैक कर दिया। तो ये बात बड़ी तशवीशनाक है कि आप UNRWA के उसके ऊपर अटैक कर दो, वहाँ पर जो किचन लेकर गए हैं लोग खाना खिलाने के लिए उनके ऊपर अटैक कर दो, वहाँ वो डॉक्टर्स जो क्या नाम है या सोशल एक्टिविस्ट कहे हैं वहाँ के ऊपर तुम उनको अटैक कर दो। और अब ये हो गया, इतने 200 से ऊपर जर्नलिस्ट वहाँ के ऊपर मारे जा चुके। अब हाल ये हो गया है कि इन्होंने उठाकर सीधा पीस कीपिंग फोर्स यूनाइटेड नेशन की उसके ऊपर कल भी हमला किया था और उसको समन करने के बाद आज फिर हमला कर दिया। तो उससे ये क्या नाम है बर्बरियत आपके सामने आ रही है। दूसरी तरफ वार कैबिनेट के अंदर इन्होंने मीटिंग कर ली और ये बार बार वार्निंग दे रहे हैं कि हम ईरान के ऊपर अटैक करने जा रहे हैं। तो जंग को ये बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ाने जा रहे हैं
और इन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर टेलीविज़न के ऊपर आकर इनके डिफेंस मिनिस्टर ने इजराइल के इस बात को कहा कि हम ईरान का वो हाल करेंगे कि ईरान याद रखेगा। बल्कि उन्होंने उन मुल्कों का नाम ले लिया है जहां जहां पर उनको अटैक करना है, और बाकायदा उसमें सऊदी अरब का भी नाम लिया और यूएई का भी लिया और इराक का भी लिया और लेबनान तो खैर उसमें शामिल ही है। ये देखिए, एक बात है कि इन्होंने जब इस बात को कहा अभी ईरान के ऊपर जब अटैक को, तो उस पर ईरान ने पलट के जवाब दिया कि आधे घंटे के बाद फिर इसराइल बाकी नहीं रहेगा। और ये ईरान ने ही ये बात नहीं की, बल्कि जो आर्म्स अमनेशन का एक्सपर्ट है स्कॉट रीडर, आज उसकी रिपोर्ट आई है। उसने कहा कि बिल्कुल इजराइल हमला कर देगा ईरान के ऊपर, नो डाउट वो अपने टारगेट को अचीव भी कर सकता है, लेकिन उसके बाद फिर इजराइल का वजूद बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर एक तो न्यूज़ आ रही है कि ईरान ने एटम बम बना लिया, दूसरा ये है कि अगर नहीं बनाया, उनका कहना है कि इतना मटेरियल उनके पास मौजूद है जिसमें वो इतने बम बना लेंगे, और उस एक हफ्ते के अंदर जो उसका मतलब एक्शन होगा ईरान का, तो उसके बाद मिडिल ईस्ट के अंदर कुछ नहीं बचेगा। तो जंग को रोकने के लिए आपने देखा कि ईरान ने फिर अभी क्या किया, अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेजा, जाके वो क्या नाम है सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर से मिले, क्राउन प्रिंस से मिले, आज वो कतर के अंदर हैं। सबको उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट बता दिया कि भाई तुम लोग पूरी कोशिश करने के बाद भी जंग नहीं रुकवा सके, तुम्हारे कहने के ऊपर हमने बहुत कुछ किया है, अब ये हालात बढ़ रहे हैं, तो दो चीज़ें नोट कर लो। अगर तुम्हारे यहाँ से अटैक होता है, जो अमेरिकन बेसेस बने हुए हैं, तो हम उनके ऊपर अटैक करेंगे। तुम्हारी एयर स्ट्रिप इस्तेमाल हुई, तुम्हारे बेसेस इस्तेमाल हुए हमारे खिलाफ, तो हम उनके ऊपर भी अटैक करेंगे। और अगर हमारा तेल नहीं जाएगा तो फिर मिडिल ईस्ट से किसी का तेल नहीं जाएगा। और उसके बाद क्या नाम है फ़ौरन सऊदी अरब ने यह बयान दिया कि भाई हम अपने बेसेस को ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और ये जो बात हुई है, इससे मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत हलचल मची हुई है। और आज शायद यूएई का भी एक बयान, ये वो यूएई है कि जिसने 6 फाइटर जेट दिए थे गजा के ऊपर हमले करने के लिए, ये वो यूएई है कि अभी फ़िलिस्तीन में इनके लोग पकड़े गए, जो मरे हैं उनके अंदर जो है ये यूएई के लोग हैं, लेकिन इन्होंने भी कह दिया कि हम अपने देश को नहीं। शौकत साहब, बिल्कुल इसी से मुत्तसिल सवाल है जुड़ा हुआ, और उसको आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि तुर्कमानिस्तान में जो मीटिंग चल रही है और उसमें सदर ईरान की शिरकत भी रही है, तो क्या एक तरफ सिफारतकारी ईरान की अरब ममालिक में है और बहुत ही क्लियर है, मेरे ख्याल से अभी तक जितनी भी सिफारतकारी इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में आई है, सबसे क्लियर सिफारतकारी इस वक्त ईरान की अब आई है, जो उसने अरब ममालिक को अपना एक मैसेज दे दिया है। तो क्या अब मशरक़ वस्ता के बाद जो सेंट्रल एशिया के जो ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक हैं, उन पर भी यही सिफारतकारी अपनाई जा रही है? उनसे किस तरह की मदद मिल सकती है ईरान को? देखिए, ये बात तो काफ़ी दिनों से ईरान कर रहा है। एक तो जो उस खित्ते में शिया सुन्नी कार्ड था और वो बहुत एक्टिव कर दिया जाता था, वो कार्ड पूरी तरीके से फेल हो गया, ठीक है, अब सबको पता चल गया। दूसरे, जो इन सब लोगों ने मिलकर फैसला किया था कि जेरूसलम को कैपिटल बना देंगे, ट्रंप के दामाद कुशनेर ने जो इब्राहिम अकॉर्ड बनाया था, वो सारी चीज़ें। दूसरे, कल जो इनके क्या कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर है, उसने खुलकर बयान दिया। क्या बयान दिया कि हमें सिर्फ फ़िलिस्तीन नहीं चाहिए, हमको जॉर्डन भी चाहिए, हमको मिस्र का भी हिस्सा चाहिए, हमें सीरिया भी चाहिए, और हमें सऊदी अरब का भी कुछ हिस्सा चाहिए। एक बयान, ये मतलब ऑर्डिनरी आदमी का नहीं बयान है, नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर ने कल बयान दिया। और कल ही जो बयान दिया था, वो इनके रब्बी ने एक बयान दिया था कि हम बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, और अब जो जल्द से जल्द
हम दमिश्क तक जो है जाकर ग्रेटर, तो गेम ऑफ ग्रेटर इजराइल पूरी तरीके से आगे बढ़ रहा है। ट्रंप ने भी क्या कहा कि ये सारा अब्राहम अकॉर्ड कराने वाला ट्रंप, और ट्रंप ने भी कहा कि दो स्टेटमेंट उसने दिए। एक तो उसने ये कहा कि इजराइल बहुत छोटा है, दूसरे वो कह रहा है कि न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर ईरान की अटैक कर दो। नहीं, मेरा सवाल ये था कि सेंट्रल एशिया से ईरान को क्या मिल सकता है इस ऐसे उस तनाजुर में, क्योंकि वो तो सोवियत यूनियन के ज़रिए असर रहे हैं बहुत, और ख़ुद वो अपने मसाइल से दो चार हैं, और वो अस्करी एतबार से भी इतना मजबूत नहीं है। तो ईरान की सिफारतकारी का अब जो फोकस सेंट्रल एशिया पर, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान वगैरह की जितनी वहाँ पर रियासतें हैं उन पर है, तो ईरान इससे क्या हासिल करना चाह रहा है? देखिए, अरब से तो समझ में आता है कि वो उसके पड़ोसी ममालिक हैं, लेकिन वहाँ से उसको क्या मिले? देखिए, वहाँ को नहीं, वो पूरी दुनिया के सामने एक पिक्चर लेके आना चाहता है। जो पिक्चर पेंट की गई ईरान की कि ईरान दुनिया की दहशतगर्दी का सबसे बड़ा वो है, ईरान की प्रॉक्सी मिडिल ईस्ट में सब कुछ करवा रही है, ईरान की वजह से पूरी दुनिया की क्या नाम है ऑयल सप्लाई और सब जो है चोक हो रही है, ईरान की वजह से रेड सी वो हो गया है। तो ईरान ना सिर्फ सेंट्रल एशिया को बल्कि सबको मैसेज दे रहा है कि भाई हम जंग नहीं चाहते। मतलब एक मुस्लिम उम्मा, सिर्फ मुस्लिम उम्मा को नहीं बल्कि ईरान ने इतना बड़ा मैसेज दिया है कि आज उसका इफेक्ट देखिए। आज खुद यानी यूनाइटेड नेशन में अमेरिका ने 2 ड्राफ्ट डाले हैं। एक ड्राफ्ट में उसने क्या कहा है कि इमीडिएट सीज फायर किया जाए, दूसरा और उसके बाद इजराइल की फौजें वहां से वापस आएं। दूसरा ड्राफ्ट किए गए कि जो एड आ रही है उसको एड को पूरी तरीके से क्या नाम है जारी किया जाए और सारे बॉर्डर्स उनके खोले जाएं। ये कौन कह रहा है? जो आर्म्स दे रहा है, जो अम्नेशन दे रहा है, जो यानी अमेरिका इंटरनेशनल लेवल पर जो बिल्कुल नहीं चाहता इजराइल का साथ छोड़ना, सब कुछ उसका ही किया हुआ है। वो चाहता तो 1 घंटे के अंदर ही जंग बंद हो सकती थी, लेकिन वो मजबूर हुआ। ये ईरान की जो पॉलिसी है इस पर ये मजबूर हुआ। दूसरी बात ये है कि अब अगर अमेरिका इन्वॉल्व हो जाए डायरेक्ट, जैसा कि वो अभी तक तो है ही है, उसने वारशिप भेजे ये वो, तो उसके बाद कि क्या स्ट्रेटेजी होगी इस पर रशिया के साथ भी बातचीत हो रही है बड़ी डिटेल के अंदर, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग जो है तुर्कमेनिस्तान में ये हो रही है कि इस पर हमको एक तो फोकस करना है। दूसरे चाइना के साथ भी उनकी मीटिंग हो रही है बड़ी जबरदस्त, क्योंकि जब ये जिस पैमाने का ये अटैक करने के लिए सोच रहे हैं तो वहां के ऊपर $400 बिलियन उसके भी लगे हुए हैं, क्या नाम है चाइना के भी लगे हुए हैं। दूसरी जो सबसे अहम बात है मुश्ताक साहब कि आज इन्होंने गजा के अंदर की जो एरियो को अलॉट करके 10 लोगों को नॉमिनेट किया है, 10 कंपनीज को कि तुम यहाँ से गैस और पेट्रोल निकालोगे। ये इजराइल ने ये बाकायदा तौर के ऊपर खुल के कर दिया। तो अब इंटरनेशनल कानून तो बिल्कुल खत्म है ना, यानी गजा की प्रॉपर्टी पर एग्रीमेंट कर दिया। तो ये एक तरह से अभी से नीलामी शुरू कर दी जमीन। नीलामी तो जमीन की बहुत दिनों से कर रहे थे वहां के ऊपर ऑक्शन, वहां पर पट्टा दे दिया कि इस 10 कंपनी को इस एरिया से तुम तेल निकालोगे, इस एरिया से तुम गैस निकालोगे, लाइसेंस दे दिया है। ये किसने? ये क्या नाम है इजराइल ने दे दिया है। तो ये जो सारी चीजें बढ़ रही हैं, अब इसमें अमेरिका कहीं मुंह छुपाने के लायक नहीं रह गया है। तो मजबूरन अमेरिका, ताकि दुनिया को एक अपनी पिक्चर बना के पेश कर सके कि देखिए हमने जो, जबकि ये रेजोल्यूशन बहुत पुराना है, ये बात बहुत पहले से इसी के अगेंस्ट उसने वीटो किया था, आज उसी रेजोल्यूशन को ये लेके आ रहा है। तो ना सिर्फ सेंट्रल एशिया में इसका असर पड़ा है, बल्कि जो है पूरी दुनिया के अंदर इसका असर पड़ रहा है कि भाई ईरान अपनी तरफ से जंग नहीं चाहता, ईरान के जनरल्स मारे गए, ईरान के कंट्री के अंदर अटैक हुआ, ईरान ने उसका बदला लिया और बदला लेने के बाद कहा कि अब जब तुम्हारा एक्शन होगा तो हमारा एक्शन होगा। यानी उन्होंने अपने पार्ट से इस चीजों को। अब दूसरी बातचीत आपने जो कही ईरान को मदद को, ईरान को किसी के मदद की जरूरत नहीं। ईरान वो कंट्री है कि जब अमेरिका, सद्दाम हुसैन, अरब कंट्री
उस वक्त रशिया भी कहाँ खड़ा था, यूएसएसआर था ना, वो खड़ा हुआ था किसके साथ में, वो भी खड़ा हुआ था सद्दाम हुसैन के साथ में। ये सब मिलके जो वर्स्ट टाइम था ईरान का, बिल्कुल खराब टाइम था, और अंदर इतनी जबरदस्त होती कि शाह की हुकूमत को उखाड़ कर फेंका था। तो वो क्या नाम है, ईरान इतना कमजोर नहीं है उस वक्त। ईरान ने जब उस वक्त खुर्रम शहर खूनी शहर हो गया था, फाऊ की बंदरगाह से बाकायदा तौर के ऊपर वो लोग आए, उन्होंने कब्जा किया। तो इन सारी चीजों को देखिए, ईरान को जरूरत नहीं है। ईरान के पास मैन पावर ठीक ठाक है, हौती की शक्ल में मैन पावर उनका फैला हुआ है, हिजबुल्लाह की शक्ल में उनके पास मैन पावर है। इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑफ इराक ने आज बाकायदा तौर के ऊपर कह दिया अमेरिका को, बाकायदा तौर के ऊपर, कि अगर ईरान के अंदर ऊपर अटैक हुआ तो एक भी यहां से अमेरिकन बेसिस के अंदर आदमी जिंदा नहीं जाएगा, और हम तुम लोगों को तेल के लिए तरसा देंगे। जाहिर सी बातचीत है, इराक से भी तेल जा रहा है। तो ये जो सिचुएशन, इसी वास्ते जो जंग हो जाती, अब तक ये अटैक हो जाता, ये जो इस वक्त कशमकश में पड़ा है बेंजामिन नेतन्याहू कि करें क्या। और क्या नाम है मुश्ताक साहब, इस वक्त इसी वास्ते जो है उसने क्या किया है, यानी सिविलियंस के ऊपर बम्बार्डमेंट करना शुरू किया। बहुत ज्यादा कैजुअलिटी हो रही है। आज 56 बेड का एक हॉस्पिटल था कि जो इंजर्ड हो रहे थे वो इंजर्ड होके जा रहे थे लेबनान में, उस हॉस्पिटल लेबनान से जा रहे थे सीरिया में उसके ऊपर क्या किया, पूरी तरीके से उड़ा दिया। और कल क्या किया था, जो ह्यूमैनिटेरियन एड आ रही थी उसको इन्होंने उड़ा दिया। तो सवाल ये पैदा होता है, ये जिस तरह का जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं, और वहां के ऊपर जो ग्राउंड ऑपरेशन करना चाहते हैं वो वहां के ऊपर नहीं। एक बात और मीडिया में आ रही है, और ये वर्ल्ड मीडिया में ये बात आ रही है कि अमेरिका अब इस जंग से झिझक रहा है, और इसराइल अमेरिका को घसीटना चाहता है, इसमें पूरी तरह खींच रहा है वो। तो क्या ऐसा तो नहीं कि ये जंग अमेरिका और इसराइल की जो मुश्तरका जंग थी ईरान के खिलाफ, या फिलिस्तीनियों के खिलाफ, या लिबनानियों के खिलाफ, हिजबुल्लाह के खिलाफ वगैरह वगैरह, तो उसमें तजाद पैदा हो रहा है? क्या आपको लगता है आने वाले दिनों में इस जंग को लेके अमेरिका और ज़ायनिस्ट यहूदियों के दरमियान में किसी तरह का कोई तजाद खुल के सामने आ सकता है? देखिए, अमेरिका के अंदर कल जब बाइडेन प्रेस को खिताब कर रहा था तो प्रेस वालों ने पूछा कि भैया आप कब तक ये सब करते रहेंगे। तो इन्होंने कहा कि नहीं, अब हमने उनको सपोर्ट करना बंद कर दिया, वो ज्यादती कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, प्रेस वालों ने ही वहाँ से आवाज़ कि तुम झूठ बोल रहे हो, अगर तुम सपोर्ट करना बंद कर दिए होते। मैक मिलर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जी, उन्होंने कहा कि जब अगर तुम बंद कर दिए होते तो फिर ये तुम असलहा और ये सारी चीज़ें क्यों दे रहे हो जी? हाँ, और फिर तुम उसको बुला क्यों रहे हो वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर को यहाँ के ऊपर एक, और फिर उसके बाद कह रहे हो, तुम ये भी बयान देते हो कि हम बाकायदा तौर के ऊपर, जैसे कहते हैं ना कि सीसा पिलाई दीवार के तरीके से तुम्हारे साथ में खड़े हुए हैं। एक तरफ ये बात कर, आज जो है ये मजबूर हुए हैं, चूंकि यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स के ऊपर अटैक हुआ है। अब ये करें तो क्या करें जी? इस पे मेरे ख्याल से यूरोपीय यूनियन के अंदर और यूरोपीय ममालिक के अंदर भी तशवीश पैदा हुई है। आपके इल्म में ये बात होगी, फ्रांस ने भी इस पे बहुत सख्त एहतजाज फ्रांस ने इससे पहले भी एहतजाज किया। फ्रांस ये देख रहा है, बल्कि दुनिया ये देख रही है कि देखिए मुश्ताक आमिर साहब, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से निकलना नामुमकिन है। ईरान से जंग शुरू होने के मतलब बहुत छोटी बात नहीं है। अभी भी रेड सी से रास्ता रुककर ये आप अफ्रीका की तरफ से घूम के आ रहे हैं, और आपके कोई शिप नहीं, ये यूरोप के तो सारे जहाज थे जो नहीं जा पा रहे। अब इसका खामियाजा उठा पाएंगे? अच्छा, इससे फायदा क्या मिलेगा? यूरोप में ये बहस चल रही है कि इससे फायदा क्या मिलेगा। दूसरी बात यह है कि एक और ये कि ये इंसल्ट कर रहा है। इसने फ्रांस की जो, जहां पर लेबनान के अंदर जो फ्रांस की गैस एजेंसी थी, जहां से वो गैस वगैरह ले जा रहे थे, उसके ऊपर भी जैसे ही इनसे बातचीत हुई उसके ऊपर अटैक कर दिया। तो फ्रांस वगैरह इसलिए भी हैं, ये कोशिश कर रहे थे कि जंग को पहले में 21 दिन का पीस करा के, और पीस कराने के बाद जिसमें हसन नसरुल्लाह को भी उन्होंने तैयार कर ली थी, बात सिर्फ ये थी कि वहां से वो शिफ्ट हो जाए गजा वाले मामले को। उससे पहले इन्होंने किसी को बगैर बताए वहां के ऊपर हसन नसरुल्लाह को एलिमिनेट कर दिया वहां के ऊपर। तो उसके बाद से
ये समझ में आ गया है फ्रांस को और यूरोप को कि किसी की ये अपनी मनमानी कर रहा है। और ये खुदा जाने कि बाइडन और क्या नाम है बेंजामिन नेतन्याहू ड्रामा कर रहे हैं, या हकीकत है कि बाइडन की पूरी बात बेंजामिन नेतन्याहू नहीं मान रहा। बेंजामिन नेतन्याहू को किसी की बात ना मानना, उसके पीछे बिल्कुल सीधी सी बातचीत है कि जिस दिन ये हटा उस दिन बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी जिस दिन गई तो बेंजामिन नेतन्याहू जेल जाएगा। तो वो इस जंग को इसलिए कंटिन्यू कर रहा है। आज की मैं आपको बात बताऊं, ये जो ग्राउंड फोर्सेस जो जाना चाहती थी इतने दिन से, इनकी ग्राउंड फोर्सेस तो एंट्री नहीं कर पाई, लेकिन जो हिजबुल्लाह का रदवान ब्रिगेड है वो कहां घुस गया? नॉर्थ इजराइल में घुस गया। वहां के ऊपर ऐलान हो रहा है और बाकायदा तो घरों से बाहर मत निकलो, कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, रदवान ब्रिगेड घुस गई है। और उसके बाद जो है अपर गलीली के पास जो क्या नाम है इनका रोड नंबर 90 है, बहुत ही फेमस रोड है, वहां के ऊपर क्या हुआ है कि बाकायदा तौर से उसको ब्लॉक कर दिया गया। इतने अटैक हो रहे हैं अपर गलीली से, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने हैफा के ऊपर अपने वो जो टारगेट को अचीव करने के लिए जो हुदुद ड्रोन्स भेजे थे उसके ऊपर हिट भी किया। आज फिर जो है वो पेनिट्रेट कर गए हैं। तो जंग इतनी तेजी से बढ़ रही है। ये अलग बात है कि इन्होंने एयर अटैक करके 22 लेबनानियों को मार दिया, लेकिन ग्राउंड के अंदर इनका घुसना मुश्किल है। और 76,000 किलोमीटर के ऊपर आग लगी हुई, जला डाला हिजबुल्लाह ने इनका जो पूरा इलाका है। तो हिजबुल्लाह इनसे नहीं संभल रहा है। इनके यहाँ बड़ी परेशानी हो रही कि अगर हम इधर ईरान की तरफ गए तो ये ऐलान कर रहे हैं कि रदवान ब्रिगेड के लोग जो हैं वो इजराइल के अंदर घुस गए हैं, कोई घर से बाहर ना निकले, किसी वक्त भी कोई बड़ी बात हो सकती है, किसी को पकड़ के ले जा सकते हैं। पता चला कि इनके टनल्स जो हैं वो नॉर्थ के अंदर उन्होंने खोल दिया। ये इधर एंट्री की बातचीत कर रहे हैं तो रदवान ब्रिगेड उल्टी वहां के ऊपर गई। और आज जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बातचीत हुई कि रफा बॉर्डर से इनके जो सेटलर्स हैं उन्होंने क्या किया, खूब आर्म्स अम्युनिशन लिया और ऐसा ट्रक तैयार किया कि उसमें लगे कि हम एड लेके आ रहे हैं। अरबों का लिबास पहना, उसके आगे आगे एक जीप इनकी थी जिसके अंदर वो सब थे। और ये इन्होंने शो किया, जब उन्होंने चेक पोस्ट के ऊपर रोका तो इन्होंने अरबिक में बातचीत करना शुरू की। और अरबिक में बात करना शुरू की और उन लोगों को शक हो गया जो चेक पोस्ट के ऊपर लगे हुए थे फिलिस्तीनी। तो वो सिर्फ 4 लोग थे और इनके 12 ट्रक्स थे, उसमें सब आर्म्स अम्युनिशन थे, आदमी थे। उसके बाद उसने क्या किया, अरबिक में बात करने लगे। उसने अरबिक में जवाब दिया। एक बार उसके दिमाग में आया, उसने हिब्रू में इनसे कुछ जवाब फौरन सवाल किया तो वो ऑटोमेटिकली इन्होंने हिब्रू में जवाब दे दिया। हिब्रू में जवाब देना था, वो समझ गए। बस वहां पर फायरिंग होने लगी और इस बुरी तरीके से ये हमास के लोगों ने उनको मारा है और काफी लोग भागे हैं। 17-18 लोग ये वहां के ऊपर मारे गए। दूसरे जेनीन का ये हाल है कि वहां पर इन्होंने इतना जुल्म किया है कि अब लोग चाकू लेके निकल पड़े हैं और वो बिल्कुल टूट पड़े हैं इनके बुलडोजर्स को। ये वो सेटलर्स थे वो जो आ रहे थे वहां के ऊपर। वेस्ट बैंक का ये वाकया हुआ यहाँ के ऊपर, क्योंकि अब वहां पर लोग सोच रहे हैं कि भाई ये हमको देखते ही गोली मार रहे हैं, सब कुछ है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वो पूरी सारी लड़ाइयां जो हैं वो बाकायदा तौर के ऊपर लड़ रहे हैं। हालत ये हो गई कि मारो या मर जाओ वाली कैफियत हो गई है। लेकिन इस दरमियान में बहुत सी खबरें, देखिए जंग के दरमियान कहावत भी है कि जंग के दरमियान जो पहला कत्ल होता है वो सच्चाई का कत्ल होता है। तो दोनों फरीक की तरफ से तरह तरह के दावे किए जाते हैं। इसराइल की तरफ से जो दावे आ रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं ईरान के ताल्लुक से, जाहिर है मीडिया पर कंट्रोल है, उसका एक बड़े हिस्से पर कंट्रोल है उसमें, कि जनरल इस्माइल कानी के बारे में आ रहा है कि वो इसराइल के लिए काम कर रहे थे या वो किसी तरह की जासूसी कर रहे थे या ईरान के मफाद के खिलाफ काम कर रहे थे। उनको मार दिया गया या उनको गिरफ्तार कर लिया गया है ईरानी गवर्नमेंट की तरफ से। तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए,
ये जो आप कह रहे हैं ना कि सच का कत्ल, आप ये देखिए, अगर इस मीडिया को पहले दिन से क्या झूठ बोला कि हमास के लोगों ने 40 छोटे छोटे बच्चों को उनकी गर्दन काट दी और औरतों के साथ रेप किया, और ये बाइडन और क्या नाम बेंजामिन नेतन्याहू दोनों का ये स्टेटमेंट था, है ना, वो झूठ साबित हुआ। ठीक है, क्योंकि देखिए ब्रिटेन के अंदर एक बाकायदा तौर के ऊपर एक बहुत बड़ी एजेंसी है जो साइकोलॉजिकल वार जो है वो लड़ती है। वो एजेंसी जो है वो पूरी तरीके से, जैसे एक तरफ से आपने देखा था कि ऋषि सुनक असलहे लेके उतरे थे, वैसे ही वहां से वो सारा जो क्या नाम है इनकी प्रोपेगेंडा मशीनरी जो है वो साइकोलॉजिकल वार वाली, ये वहां के ऊपर ये सारी चीजें लगी। इन्होंने इससे पहले ही इस्माइल कानी को मार दिया था हसन नसरुल्लाह के साथ में, कि सब मार दिए गए। फिर ये कहा कि साहब नहीं, वो लेबनान के अंदर हैं। फिर ये कहा कि सीरिया के अंदर हैं। अब जो है स्काई न्यूज़, फॉक्स और अरब कंट्रीज के वो रिपोर्टर्स, इन लोगों ने ये खबर उड़ाई कि इस्माइल कानी जो कासिम सुलेमानी साहब के बाद कुछ ब्रिगेड के जो चीफ थे, और उनको कहा कि साहब वो पकड़ गए और वो मोसाद के एजेंट हैं और उनको ईरान गवर्नमेंट अब टार्चर कर रही है। आज भी ये बयान किया जा रहा है कि इजराइल ने अपने हमले को इसलिए वो कर लिया कि चूंकि जब उनका सबसे बड़ा एजेंट पकड़ लिया गया तो अब इजराइल के सारे प्लान पता चल जाएंगे, इसलिए इजराइल ने हमले को टाल दिया। ये खबरें आ रही थी, मैंने इसको खुद कंफर्म किया बाकायदा तौर के ऊपर से। मेहर न्यूज़ एजेंसी ने तो इसे क्लियर कर दिया था, लेकिन फिर भी हमने इसको अपने राब्तों से उसे कंफर्म किया, तो उसमें यह पता चला कि ये फर्जी न्यूज़ है और रहबरे मुअज़्ज़म जो हैं खुद उनको तमग़े शुजात का जो सबसे बड़ा तमगा जो है वो उसको देंगे, किनको, इस्माइल कानी को। तो एक इतनी बड़ी पर्सनालिटी के बारे में ऐसा प्रोपेगेंडा किया और उसको पूरी तरीके से यहाँ पे यूट्यूब चैनल्स ने उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर ये सारी चीजें करना चाहिए। सबसे बड़ा झूठ जो है वो मुश्ताक आमिर साहब वो ये है कि फिलिस्तीन में, लेबनान में अभी भी हामिद मीर भी हैं और यहाँ के जो लोग जा रहे हैं, जो भी जा रहा है वो उसको वेलकम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इजराइल के अंदर अगर कोई रिपोर्टर्स पहुंच भी जाता है तो उसको तेल अवीव के अंदर वो वहां के ऊपर सिक्योर करते हैं, और जहां वो चाहते हैं जिस सीन को वहां पर। जब से जंग शुरू हुई है तब से लेकर आज तक अगर आपने किसी वेस्टर्न मीडिया का एक बाइट भी देखा हो कि जहां 500 लोग मारे गए, जहां हॉस्पिटल बर्बाद कर दिए गए, जहां यूनाइटेड नेशन के दफ्तर के ऊपर हमला किया, सब छोड़िए, 200 से ज्यादा जर्नलिस्ट मारे गए, क्या उस जर्नलिस्ट की फैमिली का एक बाइट आपने यहां का गोदी मीडिया हो या वेस्टर्न मीडिया हो या कहीं का मीडिया उसमें आपने देखा हो? उसके बरक्स आप देखें, अलमनार जो है अपनी बताता है, मायदीन अपना बताता है, अल जजीरा अपना। यहाँ पर ये तीन ही जो लोग हैं यहाँ के ऊपर, अल मायदीन, अलमनार, अल जजीरा या ईरान का जो प्रेस टीवी वगैरह है, ये लोग वहां के ऊपर। इस जंग में मीडिया भी एक तरह से एक्सपोज हो गया है कि किस तरह से एक तरफा तौर पर उसने खबरें फैलाई, और एक तरह का ये वार, मीडिया वार भी बन करके, प्रोपेगेंडे की वार बन करके रहेगी। मैं आखिर में बस आपसे एक सवाल ये करूँगा, आप जो इन तमाम सवालों से एक बड़ा सवाल बन जाता है आखिर में यही कि क्या मशरिक़ी वस्ता में, और अब तो हम सेंट्रल एशिया को भी शामिल कर लें उसमें, जिस तरह की सरगर्मियाँ चल रही, क्या मशरिक़ी वस्ता में आने वाले दिनों में ईरान एक बड़ी ताकत बनकर के उभरेगा? क्या वो अपनी बालादस्ती, सियासी बालादस्ती कायम कर पाएगा, जिसके बारे में अभी से तज्जिया निगार अपने राय जाहिर कर रहे हैं, कुछ खदशात जाहिर भी कर रहे हैं, कुछ उम्मीद भी जाहिर कर रहे हैं? देखिए, ईरान की जो लीडरशिप है वो प्योर इस्लामिक लीडरशिप है। वो लीडरशिप लोगों के मुल्कों पर कब्जा करने की बातचीत नहीं करती है, बल्कि
सच्चाई को प्रोपेगेट करती है और लोगों को की मदद करती है। वो अपनी टेरिटरी के अंदर हैं, फिट हैं, उन्होंने आज तक किसी टेरिटरी के लिए वो थ्रेट नहीं बने। उन्होंने यही पैक सऊदी अरब से कहा कि भाई जिस तरह का तुम लोगों को प्रोपेगेंडा किया जाता है, हम तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए तैयार हैं, हमसे पैक कर लो, हम कभी इवन ये इतने सच्चे हैं कि इनकी गारंटी चाइना और रशिया दोनों ने लिया। तो जो ईरान का मामला है, ईरान एक रोल मॉडल की शक्ल में वो सामने आ रहा है और खित्ते के अंदर ये ईरान का अकेले फायदा नहीं, पूरे खित्ते के अंदर जिस तरह से ऑयल एंड नेचुरल गैस को लूटा गया, जिस तरह से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तैयार की गई, जिस तरह से इस्लाम को बदनाम किया गया, जिस तरह का जिहाद इन्होंने बनाकर पेश किया जिससे पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम बदनाम हुआ, चाहे अलकायदा हो, चाहे तालिबान हो, चाहे दाइश हो, चाहे अल-नुसरा हो, चाहे अल-शबाब हो, 82 कंट्री के टेररिस्ट। इन्होंने मारा किसको? इस्लामिक स्टेट के पीरियड के अंदर 11,000 जो लोग मारे गए हैं, आप बताइए कौन मारे गए? किसका एरिया बर्बाद हुआ, किसका इलाका बर्बाद हुआ? तो सवाल ये पैदा होता है कि ईरान ने इस जंग में दोनों चीजें सामने रख दी। एक तो उन्होंने ये बता दिया कि हम किसी के टेरिटरी के ऊपर कब्जा नहीं करते, दूसरी बात जालिम कोई भी हो हम उसके खिलाफ खड़े होंगे और मजलूम की हम हिफाजत करेंगे, और सबसे बड़ी बातचीत के किबला अव्वल ये सिर्फ फिलिस्तीनियों का नहीं है, ये दुनिया के हर मुसलमानों का है, जिसको गिराकर हैकले सुलेमानी नस्ब करने का पूरा उन्होंने डिक्लेरेशन कर दिया। और इतना ही नहीं, अपने झंडे के ऊपर, मैं बार बार कहता हूं कि अपने झंडे के ऊपर एक स्टार और 2 ब्लू लाइन लेके बता दिया कि उनको इराक की जमीन पर भी कब्जा करना है, उनको जॉर्डन की जमीन भी चाहिए, उनको मिस्र भी चाहिए, उनको क्या सीरिया भी चाहिए, उनको लेबनान भी चाहिए, उनको सऊदी भी चाहिए। ईरान ने आंख खोल दी कि ये लोग जब इस जंग के माहौल के अंदर ये कह रहे हैं हमें फकत फिलिस्तीन नहीं चाहिए बल्कि हमें सब चाहिए और हम तुम्हारे बैतुल मुकद्दस को गिरा देंगे, ऐसे वक्त में ईरान ने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर दुनिया के तमाम मुमालिक को एक मैसेज दिया कि ये लोग सिर्फ जुल्म चाहते हैं, बर्बरियत चाहते हैं, इनका एक एजेंडा है और ये अपने आप को वी आर चूजन पीपल ऑफ गॉड कहते हैं, और बाकी तमाम आलम इंसानियत को ये बिल्कुल बिल्ली कुत्ता बिल्कुल ये समझते ही नहीं है। तो ईरान ने ये इसके अंदर ज़हनी तौर के ऊपर अगर देखा जाए तो अपर हैंड ईरान का है। इस वक्त जितने अरब ममालिक के अंदर रहने वाली आबादी है या जो भी न्यूट्रल लोग हैं वो ईरान को बुरा नहीं कर रहे हैं बल्कि ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। एक तरह से एक नफ्सियाती जंग भी है। नफ्सियाती जंग जो है वो जीत चुका है ईरान। झूठ की जो झूठों को एक्सपोज कर चुका है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, उस इजराइल को बहुत जो इसको इनोसेंट बनाकर सबसे ज्यादा कानून का पालन करने वाला बनाने पेश किया गया था। आज ईरान और उसकी प्रॉक्सीज ने बता दिया ना ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की मानता है, ना यूनाइटेड नेशन की मानता है, ना ह्यूमन राइट की मानता है, और आज के अटैक ने ये बता दिया कि जो वो यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स को भी नहीं मानता। ईरान ने अपने इस एक्शन से ये सारी चीजें एक्सपोज कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत आबदी साहब, मशरिक़ वस्ता की ताज़ा सूरत हाल पर आपने गुफ्तगू की, मालूमात में इजाफ़ा किया। नाजरीन, शौकत आबदी साहब से हम गुफ्तगू कर रहे थे मशरिक़ वस्ता यानी मिडिल ईस्ट की ताज़ा सूरत हाल पर, और आज की गुफ्तगू में सेंट्रल एशिया के हालात पर भी गुफ्तगू हुई, जो इस मामले से वो भी खुद को वो जोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो आने वाले दिनों में ये जो पूरा मामला है और भी खित्ते से बाहर निकल के दूर तक फैलने का खदशा पैदा हो गया है। हम इसी तरह हालात पे निगाह बनाए रखेंगे और मशरिक़ वस्ता की ताज़ा सूरत हाल से आपको वाकिफ़ कराते रहेंगे। हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए। अगले एपिसोड में आपके साथ फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।